क्या आप जानते हैं कि पेड़ से कटने के बाद भी एक गुलाब की कली कैसे खिल जाती है? बिना जड़ के ये चमत्कार कैसे होता है? आइए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। प्रकृति सच में अपने अंदर बहुत से ऐसे गहरे राज छिपाए हुए हैं जिन पर हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान ही नहीं जाता। जरा सोच कर देखिए, एक कटी हुई गुलाब की कली जिसकी जड़ें पूरी तरह से कट चुकी हैं, वो फिर भी कैसे खिल जाती है? जब जड़ें ही नहीं बची तो भाई उसे खिलने के लिए वो जरूरी पोषण और पानी मिल कहाँ से रहा है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही शानदार और सॉलिड साइंस काम कर रहा है। तो चलिए इस जादुई सी लगने वाली प्रक्रिया को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि प्रकृति की ये पूरी इंजीनियरिंग असल में कैसे काम करती है। भाग 1, जीवन की ऊर्जा, यानी पौधे को वो शुरुआती ताकत मिलती कहाँ से है। हम सब ने कभी ना कभी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो पढ़ा ही है, राइट? पौधे इसी प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। होता यह है कि पौधे सूरज की रोशनी, मिट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्तों में मौजूद हरा पदार्थ यानी क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोख लेता है और फिर इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। अब ये ग्लूकोज कोई मामूली चीज नहीं है, ये असल में एक तरह की चीनी है जो पौधे के लिए स्टोर्ड एनर्जी यानी संचित ऊर्जा का काम करती है। और हाँ, इसी कमाल के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, यही वो पहला हथियार है जो उस कटी हुई कली को बिना जड़ों के भी आगे सर्वाइव करने में मदद करता है। भाग 2, पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण। चलिए समझते हैं कि कली के अंदर पानी की गति को कौन से बल कंट्रोल करते हैं। ब्रह्मांड की हर चीज पदार्थ है और इसकी 3 मेन स्टेट्स होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। बर्फ जैसे ठोस पदार्थों में पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए होते हैं, तो उनका आकार फिक्स रहता है। गैस में ये पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और तेजी से फैलते हैं। लेकिन हमारा फोकस यहाँ द्रव यानी लिक्विड पर है। पानी जैसे लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़े लूज होते हैं और एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकते हैं। पानी की यही खूबी उसे बहने देती है और वो किसी भी जगह का आकार ले लेता है। बस पानी का यही बहने वाला नेचर ही उस कटे हुई कली के अंदर जीवन का संचार करता है। अब यहाँ एक बड़ा चैलेंज आता है और वो है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। धरती हर चीज को अपने सेंटर की तरफ नीचे खींचती है। अब जरा दिमाग लगाइए, कली को खिलने के लिए नीचे से आ रहे पानी को किसी न किसी तरह धरती के इस भारी भरकम नीचे खींचने वाले बल को हराना ही पड़ेगा, है ना? तभी तो पानी ऊपर कली की पंखुड़ियों तक पहुंचेगा। तो फिजिक्स के इस कड़े नियम को तोड़कर पानी ऊपर कैसे जाता है, आइए देखते हैं। भाग 3, खिलने के 24 घंटे। प्रकृति की ये सारे टूल्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। इस पूरे 24 घंटे के टाइमलाइन को अगर देखें तो ये कमाल का है। सोने से 1 घंटा। कली टूटने के तुरंत बाद नहीं मरती, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की स्टोर्ड एनर्जी और पानी होता है। फिर 1 से 12 घंटे। जैसे ही आप इसे पानी में रखते हैं, इसके अंदर कैपिलरी पुल और वैक्यूम एक्शन शुरू होता है जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। 12 से 24 घंटे। ये पानी कली की कोशिकाओं में जाकर एक हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है, जिससे सेल्स फैलने लगते हैं और कली बड़ी होने लगती है। और 24 घंटे के बाद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स एनर्जी में बदलते हैं, एक टोटल हाइड्रोलिक स्वेल होता है और कली पूरा गुलाब बन जाती है। तो अगर इस पूरी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम एक सिंपल फॉर्मूले में बांधे तो वो होगा कैपिलरी एक्शन, फिर सेल हाइड्रोलिक्स और बूम, फूल खिल गया। सोचिए, ये प्रकृति की अपनी खुद की एक बेहद शांत और परफेक्ट हाइड्रोलिक मशीन है जो बिना किसी शोर शराबे के अपना पूरा काम कर डालती है। प्रकृति की ये अद्भुत इंजीनियरिंग हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि लाइफ कितनी पावरफुल है। एक कटी हुई कली का पूर्ण रूप से खिलना केवल एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, बल्कि ये साबित करता है कि जड़ से कटने के बाद भी जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। तो प्रकृति की ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कैसी लगी, कमेंट में बताएं और ऐसे ही बेहतरीन साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।